से भाग 5 में उपस्थित आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। ओशो के संबंध में हमने इससे पहले 4 सत्र आयोजित कर लिए। ओशो का छोटा मोटा परिचय। हालांकि आज कुछ एक मित्रों ने इस बात पे एतराज़ किया कि ओशो आप जैसे लोगों के परिचय के मोहताज नहीं है। ओशो को दुनिया जानती है, बात ठीक है, ओशो को जानती है। मैं चर्चा कर रहा हूँ अपने कुछ मित्रों से। बाकी ओशो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी अब आज का तो मैंने ये आयोजन कर रखा था, इसलिए मैंने सोच रहा हूँ कि आज वाले पे थोड़ी चर्चा कर ली जाए। बाकी ओशो का परिचय जितना दिया जाए कम है, और परिचय दिया भी नहीं जा सकता किसी के भी भाई। अपने खुद के बाबत परिचय नहीं दिया जा सकता तो ओशो के बाबत कैसे। परंतु ओशो के संबंध में बहुत सारी सुनी सुनाई बातें, और ऐसी बातों की वजह से जो एक लोगों में पूर्वाग्रह था, उसके संबंध में कई लोगों की जिज्ञासाएं थी। इसलिए मैं चाहता था कि थोड़ी थोड़ी इस पे बात कुछ हो जाए, ताकि कुछ जो आशंकाओं, जो गलत सूचनाओं के बादल जो है वो उनका धुआं दूर हो जाए, और एक ठीक सूचना उनके संबंध में जब इस प्लेटफार्म पर अपन चर्चा कर रहे हैं, तो अगर मैं कोई सूचना दे रहा हूँ वो संदिग्ध है, गलत है या अलग तरह से, तो उसका सीधा सवाल किया जा सकता है। लाइव विद नेम जी सोमन वाले कैसे इनवाइट का क्या सिस्टम है, मैं तो कुछ समझ नहीं रहा हूँ। ऐड कर लिया चलो ना। और तो वो पहले की तरह बातचीत तो आजकल नहीं हो पाती किसी से, ऐसा लग रहा है। क्या बात होगी आज इसमें। उदय के बाहर बोलो कहीं है। नेम जी कुछ बोल रहे थे साहित्य से कुछ, और मेरे ईयरफोन मैंने यहाँ डाल दी, देखो भूल होगी सारी। चलो, तो ओशो बिल्कुल हटकर एक व्यक्ति थे, ये तो सबने देख ही लिया इतने दिनों की बात। ओशो यहाँ तक कहते थे, जैसे मंदिरों के बारे में ओशो कहते थे कि मंदिर ईश्वर की कब्र है। ये पुजारियों ने, जिन लोगों ने मंदिर बनाया, उन्होंने ईश्वर की कब्र खो दी, एक तरह से दफना दिया उन्होंने ईश्वर को। जो ईश्वर होना चाहिए, जिस ईश्वर की खोज होनी चाहिए थी, उसको इन्होंने मार दिया एक तरह से। मंदिरों के पुजारियों, महात्माओं और आश्रमों की गतिविधियां, ओशो इनकी गतिविधियों को अच्छी तरह से जानते थे कि पुजारी क्या क्या काम करते हैं। जैसे मंदिरों में चढ़ा हुआ आता था नारियल, मिष्ठान वगैरह, वो सारा वापस उन्हीं दुकानों में बिकता था। ओशो को सारी जानकारी थी। ओशो कहते थे वही नारियल 50 बार उस मंदिर में चढ़ गया, वापस शाम को सारा दुकानदारों के पास वापस आता था, सुबह वापस बिकने के लिए सज जाता। वो एक ही नारियल, वो सेम ही नारियल चढ़ता रहता। दुकानदारों को ज़्यादा नारियल खरीदने नहीं पड़ते थे, वही नारियल चढ़ते वही वापस आते। इसी प्रकार मिष्ठान में भी यही कंडीशन थी, मिठाइयाँ भी बहुत ज़्यादा चढ़ जाती थी, तो वो लोग वापस उनको बेच देते थे औने पौने दामों में, और वो दुकानदार वापस सुबह वो बेचना शुरू कर देते। इस प्रकार चेन चलती थी। इसी प्रकार साधु महात्माओं के और जिनके थे मामले, उससे तो उनको उनकी बहुत पैनी नज़र थी, और उनकी सारी गतिविधियाँ जो भी उनके शिष्यों के साथ, और उनके साथ जो भी उनके जहाँ जिन का भी आवागमन होता, उसमें बहुत सारे उनके कच्चे चिट्टे पकड़ रखे थे, सारी जानकारी उनके पास रहती थी। तो इस प्रकार वो सारे लोग, कथावाचक, आश्रमों के साधु, महंत, ये सब ज़्यादातर लोग उनसे बहुत डरते थे। अब क्या है कि ओशो, हमने चर्चा की कि ओशो पागल बाबा से मिले, फिर मस्तों को जिम्मेवारी दी पागल बाबा ने। पागल बाबा ने ओशो को एक बांसुरी दी थी अपनी तरफ से भेंट,
पागल बाबा चाहते थे, पागल बाबा उसको कहते हैं, पागल बाबा मस्त तो ये नाद के जरिए, संगीत के जरिए चेतना के उच्चतम शिखरों तक पहुँचे थे। उन्होंने अपने चेतना का विकास संगीत के जरिए, जैसा कि उसको कहते हैं, जैसा मीरा ने, कबीर ने, शंकर ने, जो शिव है, कृष्ण है, ये सब संगीत के उपासक हैं। इन्होंने संगीत के जरिए, नाद के जरिए अपनी चेतना का विस्तार किया। उसको कहते हैं कि इसी कड़ी में पागल बाबा ने इनको एक बांसुरी दे रखी थी। ओशो उस बांसुरी को बजाया करते थे, वो उनका लगाव था उस बांसुरी से। और ओशो का एक मित्र था हरि नाम का, वो ओशो से ये बांसुरी सुनता था और बहुत मस्त होता था। एक दिन की बात है, कहते हैं कि ओशो शक्कर नदी के किनारे पर उसको बांसुरी सुना करके और यूँ बैठे ही थे, और शक्कर में एक भंवर पड़ रहा था पानी का, और वो हरि जाके कूद गया उस भंवर में पानी के, और हरि गायब हो गया भंवर में। ओशो ने उसको पुकारा कि अपने आप को छोड़ दे, पर उसने शायद सुना नहीं ओशो की आवाज़ को, क्योंकि ओशो तो ऐसे जो भंवर पड़ते थे नदी के, उनमें खेल करते थे, बहुत आदत थी उनकी, और वो कहते थे मैं भंवर में अपने आप को छोड़ देता था और कोई नुकसान नहीं होता था। परंतु कहते हैं कि वो हरि मिला नहीं, खूब गोताखोरों से खूब मेहनत करवा ली, पर उसका डेड बॉडी भी नहीं मिली कहीं नदी में। तो ओशो ने वो बांसुरी जो है वो नदी को समर्पित कर दी, और ओशो एक तरह से पागल बाबा का जो रिश्ता था वो उनसे टूट गया, और ओशो खुद पागलों की तरह हो गई। पागल बाबा चाहते थे कि ओशो को विचारों से बाहर कैसे निकाला जाए। ये माधुरी है, ये बांसुरी है, इसके संगीत में अगर डूबेगा ये व्यक्ति तो विचारों से निकल जाएगा। परंतु न तो बांसुरी रही और न कोई वो व्यवस्था रही, और ओशो फिर विचारों के गहरे अथाह सागर में डूबते गए। और इस प्रकार कहते हैं कि ओशो कुछ बीमार टाइप दिखने लगे। ओशो के पिता को समाचार मिले, लंबे समय से वो गांव नहीं जा रहे थे, जबलपुर में थे, नानी भी इंतजार कर रही थी, माँ बाप भी कर रहे थे। पिता को समाचार मिले कि वो तो स्थिति बहुत डावाडोल है, पागल सा हो गया है। तो उन्होंने कई डॉक्टरों से इलाज करवाने की कोशिश की, दवाइयाँ गोलियों का प्रबंध किया। ओशो क्या करते थे, टेबलेट चोरी छुप के फेंक देते थे या उल्टी कर देते थे, वो देते थे। यूँ करते करते पिता को पता चला कि एक वेदराज है, वो बहुत अच्छे जानकार हैं, उनके पास लेके गई। वेद ने जब ओशो को देखा तो सारी मामले उसमें, वेद क्या है कि वेद कोई साधक रह चुका था पहले, उसने काफ़ी साधना कर रखी थी। ओशो को देखते ही वो समझ गया ओशो की स्थिति को, और उसने उनके पिता को आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहो, आपके बेटे को मैं ऐसी, मेरे चरक शास्त्र, मेरी संहिता पढ़ी है, और इसमें इसके लायक बहुत शानदार दवाई है मेरे पास, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बच्चा एकदम ओके हो जाएगा और आप आराम से गाँव जाइए। बिल्कुल उनको आश्वस्त किया उसने, और उनको गांव भेज दिया। पीछे से जैसे ही वो निकले, जाकर के ओशो के चरणों में चरण छू लिए, चरण छुए और कहा कि लाखों करोड़ों लोगों में कभी कोई सौभाग्य को उपलब्ध होता है जिस सौभाग्य को आप उपलब्ध हो रहे हो, और मैं खुद अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज मेरे पास इस प्रकार की बीमारी के नाम से कोई आदमी आया है। और वो वेद जी उनके दोस्त हो गए। इस प्रकार वेद जी का उनको साथ मिला अच्छा, और ओशो को वेदराज जी ने पूरी छुट्टी दे दी, तेरे जैसा करना है कर, तेरे पिता को मैंने आश्वस्त कर दिया है, अब खाना खाने की जचे तो खाओ, नहीं खाओ तो नहीं खाओ। क्योंकि न तो खाना खाने का मन करता था और यूँ ही घूमता रहता था इधर उधर पागलों की तरह। तो यूँ करके लगभग 6 दिन हो गए। 6 दिन में कोई खाना नहीं, पीना नहीं, बिल्कुल पागलों की सी स्थिति। और मामला ये लगता था कि क्या होगा, ये आदमी रहेगा जिंदा या नहीं रहेगा। 7वें दिन ओशो कहते हैं कि भंवरताल, जबलपुर का भंवरताल का बगीचा है, वहाँ पर ओशो गए, और मोलश्री का एक पेड़ है, मोलश्री का पेड़। कहते हैं कि ओशो को ज्ञान उपलब्ध हुआ मोलश्री के पेड़ के नीचे।
आज भी ओशो सन्यासी मोलश्री को पेड़ को बोधि वृक्ष मानते हैं। जैसे बुद्ध को ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे हुआ, ये बोधि वृक्ष, पीपल को बोधि वृक्ष कहते हैं क्योंकि महात्मा बुद्ध को जो उपलब्धि प्राप्त हुई, जो ज्ञान उपलब्ध हुआ, वो बोध पीपल के पेड़ के नीचे हुआ। जैसे हमारे यहाँ रामसनई संप्रदाय है, इधर हमारे मारवाड़ में संत दरिया और का, संत दरिया, उनके शिष्य किशनदास, तो इनके संत दरिया के भी खेजड़ी का पेड़ था। खेजड़ी रामसनई संप्रदाय में बोधि वृक्ष है। संत दरिया के साथ भी खेजड़ा था, किशनदास जी के यहाँ भी, और उनके शिष्य खेताराम जी के, सभी के करीब करीब खेजड़े के पेड़ थे। पेड़ के नीचे बैठ के ये राम राम किया करते थे। तो ये इस प्रकार मोलश्री के पेड़ के नीचे ओशो ज्ञान को उपलब्ध हुए, और उसके बाद ओशो चाहते थे कि मैं गाडरवाड़ा जाऊँ, अपने गांव जाऊँ, नानी से और घर वालों से थोड़ा मिल लूँ। उसी समय मस्तो आते हैं वहाँ पर बिखरे हुए बाल, आकर के ओशो के चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं भगवान, मेरे भगवान। ओशो ने उनकी ओर देखा, उनको रोकने की कोशिश की तो मस्तो बोले कि आपको पता नहीं कौन कौन भगवान कहेगा आने वाले दिनों में, परंतु मेरी एक विनती है कि मेरा यह संबोधन मेरे से नहीं छुड़वाया नहीं जाए, मैं भगवान ही कहूँगा आज के बाद आपको। तो इस प्रकार ये एक घटना घटती है और मस्तो वहाँ से निकल जाते हैं, और ओशो को एक कहते हैं कि मेरी ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, और ज़रूरत पड़े तो मुझे इस पते पर सूचित कर देना। एक पता लिख के दे दिया। ओशो ने पता पढ़ा, पता मोरारजी देसाई का था। मस्तो भी अच्छी तरह से जानते थे कि मोरारजी देसाई, वही मोरारजी देसाई जब नेहरू की भेंट के मामले में हुआ था, मोरारजी उस दिन से ही ओशो से नाराज़ थे बहुत ज़्यादा। हालांकि मस्तो भी उस दिन साथ थे। तो ओशो ने पूछा कि भैया ये क्या एड्रेस दिया है, आदमी तो कोई डंका चुनते, क्योंकि ओशो ने मोरारजी के संबंध में कई तरह की, वो प्रधानमंत्री थे तब भी ऐसे ही बोलते थे वो। तो फिर वो रुके मस्तो, उन्होंने कहा देखो मेरी दो चार बातें आपसे, एक तो वो तो जो एमए करने की बात थी, पागल बाबा से आपकी बात हो चुकी है, आपने वादा किया था, वो तो आपको करनी है ही। नंबर एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि कभी किसी संस्था के साथ मत जुड़ना, किसी भी प्रकार की संस्था के साथ कभी अपने आप को मत जोड़ना, अटैच मत करना। और एक इन राजनेताओं से, शासन व्यवस्था के खिलाफ कभी मत बोलना। दूसरी बात, ओशो ने कहा पहली बात तो पागल बाबा की है, परंतु ये दूसरी बात, 2 नंबर वाली बात आपने अपनी तरफ से जोड़ी है। पहली बात तो मैं वैसे ही मानता हूँ मैं किसी संस्था के साथ जुड़ने वाला नहीं, परंतु ये बात मेरे से नहीं होगी। मस्तो चाहते थे कि कम से कम समस्या हो, अगर ये शासन व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोले तो, परंतु ओशो ने तत्काल इनकार कर दिया और कहा कि जो आपने ये पता दिया है मोरारजी भाई का, इस पते पर भी मैं सूचित नहीं कर सकूँगा। तो फिर उन्होंने कहा मस्तो ने कि देखो ज़रूरत पड़ेगी आपको मेरी, कभी कभी पड़ ही सकती है, और आप ये सिर्फ पता है, और ये आदमी मुझे कहीं भी हिमालय में होऊंगा तो भी खोज के निकाल देगा और आपके पास आपका मैसेज मेरे तक पहुंचा देगा। और आने वाले दिनों में यह आदमी, जब आपको ज़रूरत पड़े, यह आदमी सत्ता में हो सकता है, इसलिए ये एड्रेस संभाल कर रखना। एड्रेस तो क्या आपको याद है, और ज़रूरत पड़े तो इसी पते पर सूचना करना है, जो भी मैसेज है लिख के इस पते पर भेज देना, मस्तों को दिया जाए तो मेरे पास वो मैसेज आएगा। तो इस प्रकार मस्तो भी विदा हो जाते हैं और ओशो वहाँ से निकलकर अपने गांव की ओर रवाना होते हैं। गांव जाते ही सीधे अपनी नानी के पास पहुँचते हैं। नानी बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही है, जैसे कि उसको कोई फ़ोन मिल गया हो, समाचार आ गए हो, और नानी लिपट गई ओशो से।
बोली मुझे पता था कि आज ज़रूर आ जाओगे। आज सुबह से ही मैं पूरी इस तैयारी में थी कि आज मेरा राजा आएगा। और राजा तुम वो राजा नहीं रहा, बदल गया, तुम बहुत बदल गया, तुम वो नहीं रहा। मुझे पता है तुम और का और हो गया, मेरा राजा भी नहीं रहा, परंतु मेरा तेरे ऊपर, मेरे लिए तू राजा ही रहेगा जीवन भर, ये मेरा हक है, इसलिए मेरे लिए तू राजा के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये बात नानी ने कह तो दी, गलती में कह दी या कैसे कह दी, मोहब्बत कह दी, पर नानी का दिन बड़ा मुश्किल से बीता। रात को रजनीश नींद ले रहे हैं, आधी रात को नानी ने रजनीश को जगाया और कहा कि मुझे माफ़ कर, मेरी गलती हो गई, न तो तू अब राजा रहा न तू रजनीश रहा, तू अब मेरा रहा ही नहीं, तू पूरी दुनिया का हो गया, इसलिए मुझे माफ़ कर दे। मैंने जो भी कह दिया तेरे से कि तू मेरे लिए राजा रहेगा, तू नहीं रहेगा, तू मेरा या किसी का है भी नहीं अब। यूँ करके नानी ने ओशो के चरण छुए और कहा कि मेरे लिए क्या संदेश है। तो कहते हैं कि नानी ओशो की पहली शिष्या है। ओशो भी कहते हैं कि मेरी जो पहली शिष्या है वो मेरी नानी है। और ओशो ने कहा नानी को कि अब तुझे कुछ नहीं करना है, ये तेरा मोह मेरे से था वो टूट गया, ये पर्याप्त है। इसी दरमियान ओशो एक और करते हैं, पागल बाबा मग्गा बाबा से मिलने जाते हैं। मग्गा बाबा का उनको पता था कि आए हुए हैं, तो मग्गा बाबा एक साधु थे, मग्गा रखते थे और साइलेंट रहते थे, मौन में रहते थे। तो ओशो मग्गा बाबा के पास जाते हैं तो वहाँ कुछ लोगों की भीड़ होती है। मग्गा बाबा आंखें बंद किए लेटे हैं और जो ही ओशो जाते हैं अचानक उठकर खड़े हो जाते हैं और आकर के ओशो के चरणों में गिर जाते हैं। मग्गा बाबा कहते हैं कि मैं इसी के इंतज़ार में था, मुझे पता था कि तू पालेगा और तूने पाल लिया। ओशो ने भी मग्गा बाबा के चरण छुए। मग्गा बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओशो ने कहा नहीं, मेरा भी अधिकार है, मैं जैसा करना चाहूँ करूँगा। इस प्रकार दोनों ने आपस में एक दूसरे के चरण छुए। मग्गा बाबा को जो पहली बार बोलते देखा लोगों ने, क्यों मग्गा बाबा कभी किसी से बोलते नहीं थे, वो इशारों में ई ऊ आ ई ऐसे करते रहते थे, परंतु ओशो से वो पहले भी बोल चुके थे चोरी छुप के। और लोगों ने देखा तो लोग आश्चर्य कि तो ये बात क्या हो गई, मग्गा बाबा बातें भी करते हैं। और लोग ज़्यादा नज़दीक आने लगे तो मग्गा बाबा को पता चला। मग्गा बाबा ने फिर उनको गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, अंट संट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और कहा कि जाओ यहाँ से, भाग जाओ चोरों, तुम क्यों आते हो मेरे पास। किसी को लॉटरी का नंबर चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को धन चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, और जिनको चाहिए उनको मिलता है, ये देखो इसको मिल गया। यूँ करके मग्गा बाबा का मिलन भी होता है। फिर ओशो अपने माँ बाप के पास जाते हैं, माँ बाप भी नाराज़ हैं। नानी ने तो अंतिम विदा ले ली। नानी ने कहा मुझे पता है तू मुझसे मिलने नहीं आएगा। माँ बाप के पास जाते हैं तो माँ बाप भी एतराज़ करते हैं, तू आ गया, इतने लंबे समय हम तेरे लिए मर गए। बाप ने कहा कि देख बेटा, मैं भी अपराधी हूँ एक तरह से कि तेरे लिए कभी पैसों का प्रबंध नहीं कर सका, तू पढ़ाई अपने स्तर पर कर रहा है। उसने कहा कि कोई किसी का प्रबंध नहीं कर सकता, ये भ्रम है सबको, हम भ्रम में जी रहे हैं कि हम प्रबंध करते हैं किसी का, और ये भ्रम पालना छोड़ दो। सबका प्रबंध जैसे होता है वैसे ही होता है। यूँ करके कहा कि मैं अब आपका नहीं रहा और मैं सन्यासी हो गया हूँ। माँ ने कहा क्या कर रहे हो, नौकरी भी छोड़ दी क्या, अखबार की नौकरी करता था। तो नहीं, मैं वैसा सन्यासी नहीं हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं खाने कमाने वाला सन्यासी हूँ, मैं लोगों की मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला सन्यासी नहीं होऊंगा। और यूँ करके
वहाँ से निकल करके ओशो जाते हैं शंभू बाबू से मिलने। शंभू बाबू का जिक्र मैंने पहले किया था, आपको शायद याद हो तो। शंभू बाबू वे वक्त थे जब ओशो चौथी क्लास में पढ़ते थे, और वही उनका पहले दिन का जो एडमिशन हुआ स्कूल में, ओशो का जब स्कूल में एडमिशन हुआ और काना मास्टर और ओशो का मामला बढ़ा, तो कहते हैं कि ओशो प्रिंसिपल के बाद पुलिस के ऑफिसर के पास गए, पुलिस के ऑफिसर के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के पास गए, और फिर उप सभापति के पास गए। उप सभापति शंभू बाबू थे, और शंभू बाबू बहुत प्यारे आदमी थे जिन्होंने उनकी मदद की उस समय। तो शंभू बाबू से ओशो मिलना ज़रूरी समझते थे। शंभू बाबू भी एक अच्छे साधक थे। फिर ये दोनों मिले, और शंभू बाबू ने भी ओशो में बहुत बड़ा बदलाव देखा। शंभू बाबू ने कहा, मेरा क्या होगा, मेरे बारे में आप क्या कहते हो? ओशो ने कहा, अब अटके हुए हो, आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। शंभू बाबू एक हाईकोर्ट के बड़े वकील थे, जाने माने वकील थे, और मामूली कभी कभार केस लड़ते थे, बाकी उनको केस लड़ने का शौक नहीं था। और यही ध्यान साधना में लगे हुए व्यक्ति थे। यूँ करके शंभू बाबू से मिलने के बाद ओशो वापस जाते हैं अपने अखबार के ऑफिस में। यहाँ से निकल जाते हैं जबलपुर, समाचार पत्र के ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं पांडे जी जो ओशो को रखते हैं अखबार में, वो वहाँ पर नहीं है उन दिनों। तो नया उप संपादक आ गया। उसने ओशो से कहा कि आप जो है खबरें ठीक ढंग से नहीं लाते हो, और ये थोड़ा वो नाराज़ था। ओशो को पता था इन लोगों का, वो तो पांडे और वो ज़बरदस्त नवभारत टाइम्स में ओशो काम करते थे उस ज़माने में। वो ज़बरदस्ती ओशो को रखे हुए थे, वो उनकी महत्ता को जानते थे, परंतु इन लोगों को चटपटी खबरों की ज़रूरत थी। तो उप संपादक ने ओशो से थोड़ी डिबेट की, बातचीत की। उन्होंने कहा कि आप जिस प्रकार की खबरें और जिस प्रकार के हमारे यहाँ मटेरियल देते हो हमें, उससे हमारा अखबार चलने वाला नहीं है। आपने जिन लोगों की प्रशंसा में कुछ लिखना चाहिए था, जिन लोगों की लिस्ट अपने छापनी चाहिए, जिन लोगों ने सहयोग दिया हमारे अखबार को, उनके बाबत आपने कुछ नहीं लिखा ढंग का, और इसकी वजह से अब अखबार को बहुत नुकसान होता है। ओशो ने कहा कि अखबार इसके लिए नहीं है कि उन लोगों की खुशामद में ये बातें लिखी जाए। उप संपादक ने कहा कि अखबार संपादन मंडल की अपेक्षाओं के अनुरूप चलता है, आपकी विचारधारा के अनुरूप नहीं चलेगा। यूँ करके ये थोड़ी ताक झाँक होती है, नोकझोंक होती है, और नोकझोंक होकर के और ओशो से वो कहता है कि ऐसा है कि अभी आप जाओ और कोतवाली और पुलिस में जहाँ कहीं भी है वहाँ से अपराधों का रिकॉर्ड लेके आओ सारा, हत्याएं, बलात्कार, चोरी, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, वो सारी खबरें लाओ, मारपीट कहाँ हुई है, तो वो सारी खबरें आप लेकर के आओ। और शाम को जो है सहकारिता मंत्री के उद्घाटन के 3 कार्यक्रम हैं, उनकी कवरेज और करनी है। आज का आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहेगा, और ये शाम 9 बजे तक, 9 बजे से पहले पहले आप जो है सारा सब कुछ रिपोर्टिंग करके लाओगे। यूँ करके वो उनको छोड़ देता है। ओशो सारा संकलन, चोरी, बलात्कार, डकैती, हत्याओं का सारा, और सहकारिता मंत्री जी की कवरेज वगैरह ला करके, और शाम को 9 बजे उप संपादक की टेबल पर पहुंचा देते हैं चपरासी के जरिए। चपरासी को कह देते हैं टेबल पर रख के आओ। चपरासी जाकर टेबल पर रखता है, उप संपादक समझ जाता है, तो उसने कहा उनको रजनीश को वापस बुलाओ। चपरासी पीछे से जाके आवाज़ देता है कि आपको बुलाया जा रहा है। वो नहीं सुनते बिल्कुल। उन्होंने कहा मेरा काम पूरा हो गया, मैं कवरेज में था, कवरेज दे दी, निकल जाते हैं। सुबह बनाए हुए संपादक उप संपादक दोनों ही ओशो पहुंचते हैं ऑफिस में। पहुंचते ही चपरासी कहता है कि आपको बुला रहे हैं अंदर संपादक साहब। ओशो ने एक बार सुना नहीं, दूसरी बार वो आया कि आपको अर्जेंट बुला रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम है, आप फ़ौरन चलें वहाँ पर। ओशो जाते हैं वहाँ पर, जाके संपादक को नमस्कार किया,
संपादक कुछ बोले नहीं। उसने कहा आपने मुझे बुलाया है? फिर भी वो नहीं बोले, क्यों अखबार में यूँ लगे रहे जैसे कोई काम कर रहे हो। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मैं बाद में मिलूँगा। निकलने लगते हैं तो वो संपादक पीछे से बोलता है कि रुकिए, आप जा क्यों रहे? आपने क्या खबरें दी? आपने जो खबरें दी अगर उनको हम छाप दें तो हमारा अखबार एक दिन नहीं चलेगा। आपने जो मंत्री जी की रिपोर्टिंग दी उसमें तीनों जगह का एक ही भाषण, वही घिसा पीटा बोला था उन्होंने। तो इस नीति से अखबार थोड़े चलेगा। अगर वो हम इसी प्रकार छाप देते तो वो कितना नाराज़ हो जाते हमसे। खबर को खबर के तरीके से करना पड़ता है, उसको हाईलाइट करना पड़ता है। ओशो ने कहा कि अगर खबर के तरीके से खबर को सही सही छापना होता तो मैंने भी आपके उन नियमों का पालन किया है, और जिन अनुशासनों की आप बात कर रहे हो और जो अनुशासन मुझे दिखाए गए थे उन्हीं अनुशासन के तहत बात की, काम किया मैंने। अगर वैसे मैं करता तो जो विपक्ष वाले उन पर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार वाले, और वो सारे खबरें भी छपनी चाहिए थी हमारे अखबार में, वो आप छाप नहीं रहे हो। और इसलिए मैंने ये इतना सही दिया है उनका जो मैंने वहाँ देखा। तीनों में वही घिसा पीटा भाषण था। अब उसको तीनों को अलग अलग कैसे करना है वो आप जानो, अपना तरीका जाने। मैंने जैसा था वैसा कर दिया। तो बोले कि तूने बलात्कार की खबरें दी, उसमें कहीं ये नहीं जिक्र किया कि बलात्कार किसने किया, किस लड़की के साथ किया, किस लड़की का क्या नाम है, कब किया, कैसे किया, कितने लोग थे बलात्कार में। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा उसमें। घटना की जगह का ही पता नहीं। केवल बलात्कार पर हजार तरह की दूसरी बातें लिख दी कि बलात्कार कैसे बंद होने चाहिए, बलात्कार क्यों होते हैं। इससे अखबार चलेगा क्या? उसने कहा कि बलात्कार जिस लड़की के साथ होता है वो पहले से ही बहुत दुखी होती है, उसका नाम डिस्क्लोज करना, उसके बारे में परिचय, उसके साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, इनके बजाय हमारे अखबारों की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि बलात्कार कैसे रुके। ओशो तो बड़ी इसी बात पर ओशो की नौकरी, ओशो ने हाथों वहीं से इस्तीफा लिख दिया कि बोले ये तरीका ठीक नहीं है आपका। पांडे जी को बोल देना इस्तीफे में मैंने ये नहीं लिखा आपका कोई कारण, उनको बोल देना अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, अन्यथा वो फालतू में मेहनत करेंगे मुझे वापस लाने की। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मेरा दम घुटता है यहाँ पर। मतलब अपनी सरकारों ने अब तय किया है कि भाई लड़की के बारे में ये सूचनाएं नहीं दी जाए। बाकी उसने उस समय भी कहा था कि ये बहुत गलत ढंग है आपके अखबारों का, आपके अखबार इन बलात्कारों पर चलते हैं और आप बलात्कार बंद होने देना नहीं चाहते। अखबार वाले चाहते हैं बलात्कार हो, चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, अन्यथा अखबार कैसे छापोगे आप? आपके सारे अखबार, जिस अखबार वाला सुबह इसी ताक में लगा रहता है सुबह से शाम तक कि बलात्कार कहाँ हुआ है, हत्या कहाँ हुई है, अगर पूरे दिन में ऐसी खबरें नहीं आए तो अखबार वाले मायूस हो जाते हैं सारे के सारे। उनके अखबार कैसे चलेंगे? ये सारा मीडिया जो है इन चीज़ों पर चलता है। और ओशो तो आप जानते ही हैं कि बिल्कुल अलग ढंग के व्यक्ति थे। और यूँ करके ओशो ने कहा कि मैंने आपके अनुशासन का उल्लंघन नहीं किया है, जो अनुशासन की मुझे गाइडलाइन दी थी, परंतु मेरा भी अपना अनुशासन है, इसलिए मेरा ये इस्तीफा है। अब मैं काम यहाँ नहीं करूँगा। और पांडे को कहना मत कि इस्तीफा किस कारण से दिया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा वो वापस मुझे लाने की कोशिश करेंगे और मैं अब ये नहीं करूँगा। मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी है। और इससे पहले ओशो को नानी ने कह दिया था मैंने गाँव की पूरी ज़मीन बेच दी है, जितने रुपये चाहिए मेरे से ले लेना, किसी से ज़रूरत नहीं। हालांकि ओशो के लिए रुपयों के प्रबंध की कई व्यवस्थाएं थी। पढ़ाई के लिए जहाँ पर ओशो का एडमिशन हो रखा था वहाँ उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी सारी। तो इस प्रकार ओशो चाहते थे कि मैं अब पूरा समय वहाँ कॉलेज में दूँ। अब एक कॉलेज का छोटा सा वाक़या देता हूँ, हालांकि खूब कहानियाँ बनेगी, एक दो वाक़या दूंगा मैं। ओशो ने कॉलेज में जब पढ़ते थे, दो लड़कियां ओशो के साथ पढ़ती थी। प्रोफेसर दास गुप्ता का जो पीरियड आता तो ओशो नींद लेते थे। ओशो का नित्य नियम था
दासगुप्ता के पीरियड में नींद ले लेनी, जो है वो शुरू होते नींद ले लेते, 5 मिनट में नींद, पूरा पीरियड ख़त्म होता तब उठ के निकल जाते। तो कई बार नींद खुलती नहीं। तो उसमें एक लड़की थी, कश्मीरी लड़की थी, दूसरी पंजाबी थी, 2 लड़कियां उनके साथ थी, क्लासमेट थी। वो जो कश्मीरी लड़की थी वो कुछ लगाव रखती थी उनसे, अनुरक्त थी। तो वो कहते हैं उसको नींद लेते तो वो देखती रहती थी उनको, और वो उनको जगाने लगी। तो उसने भी उसको कह दिया कि पीरियड ख़त्म हो जाए तो मुझे जगा दिया करो, ये ठीक है। इस प्रकार वो जगाने के कई तरीके अपने तरीके से वो बार बार ऐसी छोटी मोटी कभी कोई तरीका अपनाती, कभी कोई अपनाती। यूँ करते करते ओशो को भी डर लगा। ओशो ने उसको पहले भी 1-2 बार उसको कह दिया, उसकी तारीफ़ कर दी थी कि तुम वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। उस पंजाबी लड़की के सामने तारीफ़ कर दी थी कि खूबसूरती का नायाब नमूना हो तुम, और वास्तव में वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। तो यूँ करके वो लड़की एक तरफा ओशो से बहुत ज़्यादा अनुरक्त हो गई। इधर वो अपने बाप से, अपने पापा से रोज़ ओशो के बारे में पहले से ही कहती थी बातें कि एक ऐसा लड़का, अनूठा लड़का, लुंगी पहन के स्कूल में आ जाता है, और वाइस चांसलर, प्रिंसिपल और प्रोफेसर सब डरते हैं, प्रोफेसरों की ऐसी तैसी करता है कि देखने जैसी बात होती है। और पूरी स्कूल में कई तरह ऐसा दबंग और इतना अलग तरह का निराला लड़का। तो ऐसी कई बातें वो लंबे समय से अपने पापा के साथ करती। पापा को भी लगा कि मामला कुछ और है, और पापा के साथ वो हर तरह की बात, आखिर उसने एक दिन अपने पापा को बता दिया कि ये बात है और मैं उस लड़के से प्रेम करती हूँ। तो उसके पापा ने वाइस चांसलर को फ़ोन किया कि एक लड़का है आपके, रजनीश नाम कर का, आपकी यूनिवर्सिटी में। वाइस चांसलर ने कहा वो तो लड़का यूनिक है, अलबेला है, स्पेशल है, एक बहुत ज़्यादा मेधावी, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली, जिसके बारे में कोई शब्द नहीं है हमारे पास, और इतना 2 टूक है कि उसके सामने किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। यह हालत है हमारी पूरी यूनिवर्सिटी की, तो बहुत ही अलग है। और आप की लड़की पढ़ रही है, आप जो बात कर रहे हो उसके हिसाब से एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो शादी करेगा, ऐसा संभव नहीं लगता कि वो लड़का भी कभी शादी करेगा, ऐसा हमें लगता नहीं। तो वो जिलाधीश था सागर का, वो लड़की सागर के कलेक्टर की लड़की थी। तो कलेक्टर ने कहा कि मैं सागर का कलेक्टर हूँ और मेरी लड़की भी यूनिक है, मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट इंटेलिजेंट है। आप मेरी लड़की को ठीक से नहीं जानते होंगे, कल ज़रूर देखना मेरी लड़की को, आपको लगेगा कि वास्तव में मैं जो कह रहा हूँ वो कितना है। और फिर भी वाइस चांसलर ने जैसा था उसका सुन लिया। तो दूसरे तीसरे दिन वो लड़की ओशो के पास आती है और कहती है, रजनीश आपको कोई नदी का नाम लेती, कहीं नौका विहार की जगह थी, नाम भूल गए मैं। बोले वहाँ नौका विहार के लिए मेरे पापा ने इनविटेशन दिया है, आपको वहाँ चलना है और डिनर भी करना हमारे घर पे। उसने कहा कि मैं समझ गया, आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार है और आप जो निमंत्रण दे रही हो, परंतु आपको शायद पता नहीं, आपके पापा को भी शायद पता नहीं होगा, आप जिसलिए निमंत्रण दे रही हो उसके लिए तो ये निमंत्रण काम नहीं आएगा, क्योंकि मैं शादी करने वाला नहीं हूँ। सीधी बात तुमसे कहना चाहता हूँ ये। और बिल्कुल स्पष्ट और खरी खरी बात। उस लड़की को भी बात तो कहने का तरीका, तो वो मायूस भी बहुत हो गई, परंतु बात कहने का तरीका पसंद आया, बहुत अच्छा। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट, मैं तुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहता, किसी भरोसे में नहीं रखना चाहता, और तुम जैसी लड़की को पाकर कौन कितना अपने आप को खुशनसीब समझेगा और कौन ठुकराएगा ये भी मैं जानता हूँ, परंतु मैं वो नहीं हूँ जिसको शादी करनी होगी। इसलिए अब अगर निमंत्रण नौका विहार का हो, डिनर का हो, किसी भी प्रकार का हो, अपने पापा से ये सारी बात बता देना। उसके बाद कोई निमंत्रण हो इसके अलावा तो मैं आने को तैयार हूँ। आज का निमंत्रण इसलिए नहीं काम आएगा क्योंकि आपको और आपके पापा को मेरे बारे में पूरी तरह से
जानकारी नहीं थी, इसलिए आपका निमंत्रण आज काम नहीं आएगा। और इस प्रकार वो मामला वहीं रुक जाता है। क्यों? वो लड़की भी समझ जाती है सारा मामला, क्योंकि उसको अपने आप में अलग तरह के आदमी थे। तो मैं चाहता हूँ कि बिकॉम मीडिया, हाँ भगवान जी, इतनी बातें पर्याप्त है, क्योंकि ओशो के बारे में परिचय देना मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है। और बड़ा से बड़ा परिचय यही है कि आप में से जो भी लोग ओशो के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, अगर वो मेरी बात भी सुनना चाहते हैं तो ओशो के प्रवचन सुने, विभिन्न विषयों पर बोलें, सब जगह काम आएंगे। अगर कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। हर जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाले हैं प्रवचन। किताबों को पढ़ने के बजाय उनको सुनने पर जोर दें। अगर टाइम ऐसा निकालें कि उनको सुना जाए, वो कैसे बोले, क्या बोले, विभिन्न विषयों पर बोले, दुनिया भर के विषयों में। उस समय तक जो भी प्रश्न उनके पास आ सकते थे, उन सब प्रश्नों पर वो बोले। इतना अधिक बोले तो उनको जहाँ से भी ज़रूरत पड़े, महसूस हो कि वहाँ से सुना जाए वो क्या कहना चाहते हैं। और उससे भी अगर एक कदम आगे और बढ़ते हैं तो फिर ओशो की ध्यान विधियों के अनुसार ओशो के कहीं ध्यान शिविर अटेंड किए जाए और ध्यान विधियों के अनुसार ध्यान किया जाए, मेडिटेशन किया जाए। ये ओशो की प्रमुख देशना है। मनुष्य जीवन केवल पशुओं की तरह खाने पीने और पेट भरने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन में आकर लोग शांति को उपलब्ध हुए हैं, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, आनंद को उपलब्ध हुए हैं। मनुष्य, संतों ने कहा है, हंसा जन्म है, हीरा जन्म है। तो मनुष्य जन्म को अवतार बताया। इसलिए ओशो जो कहना चाहते हैं वो अलग है। जितने भाग करो उतने कम है। सही बात है अशोक कुमार जी। इसलिए आज से मैं भाग करना बंद कर देता हूँ। ये आखिरी भाग ही है। अशोक कुमार जी, सभी ओशो प्रेमी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगुनई सुगुनई नहीं कुछ भेदा। अब देखो साहब, हिंदी आप तो क्या है कि संस्कृत के डिग्रीधारी है, मैं तो भाषा शास्त्र का जितना जानकारी नहीं हूँ, समझ में नहीं आ रही ये बातें। भंवरलाल जी काटनिया लिख रहे हैं, हाँ, ओशो का चिंतन बहुत तीक्ष्ण है, सच्चाई पर आधारित था। ओशो सामान्य इंसान नहीं थे। हाँ, ओशो हम कहते हैं सामान्य नहीं थे। जैसे सुकरात से पूछा गया, जब सुकरात को पूछा गया कि सुकरात से कहा गया कि तुम ज्ञानी हो, तुम अब अज्ञानी नहीं हो, तुम ज्ञानी हो, और तुम हमें बताएं कि तुम्हें ये ज्ञान कैसे हुआ। ओशो ने, सुकरात ने कहा कि मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मतलब मैं परम अज्ञानी हूँ। इसी प्रकार ओशो भी कहते थे मैं परम अज्ञानी हूँ। ओशो कहते थे, हम कहते हैं ना सामान्य नहीं, ओशो कहते हैं मैं तो सामान्य से सामान्य आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा सामान्य हो गया। और जब सामान्य कोई हो जाता है तो हमें वो लगता है असाधारण, क्योंकि हम तो सामान्य होते नहीं, विशेष होते फिरते हैं। तो जो वो आदमी इतना सामान्य हो जाता है वो अपने आप में असाधारण लगता है अपन को। इसलिए वो सामान्य इंसान नहीं थे, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सामान्य थे, बहुत ही ज़्यादा साधारण थे, जिन्हें असाधारण कहा जा सके। भंवरलाल जी कहते हैं कि मंदिर की अवधारणा ध्यान की है, ध्यान के केंद्र रहे। मंदिर बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से निर्मित किए थे, कालांतर में विकृति आ गई। यहाँ सही बात है जी। वैसे ओशो भी जहाँ ध्यान करवाते थे उसको ध्यान मंदिर ही नाम देते थे। ओशो ने मंदिर, मूर्ति पूजा, तिलक, टीका और इन पर घेरे पानी पेट, एक प्रवचन वाला ओशो की, बहुत गजब बोले हैं इस पर। और ये इसका गहन जो विज्ञान था उस पर प्रकाश डाला उन्होंने कि ये टीका क्यों है। ये टीका लोगों को ठगने के लिए नहीं है। जैसे दुकानदार भी टीका लगा गया था रोज, ताकि लोग देखेंगे भगत जी है, हमारे साथ ईमानदारी से पेश आएंगे, ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे, खोटा माल नहीं देंगे, सही तोलेंगे। इस प्रकार वो तिलक लगा के आ जाता रोज़। तो ये टीका इसके लिए नहीं है।
बलदेव जी चौधरी कहते हैं जाड़ का पेड़ है। अब जाड़ का पेड़ तो ओशो का तो वो मोदश्री का पेड़ था। जाड़ का पेड़ आप किसके लिए कह रहे हैं? जाड़ का पेड़ भी के कुछ लोगों की साधना का हो सकता हो, कोई भी किसी भी सुविधाएं कहीं भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। आज क्या मेरा मन कुछ कम हो गया कि अब क्या बातें करनी ज़्यादा, जब कोई क्वेश्चन आएगा छोटा मोटा तो उस पर चर्चा कर लेंगे, बाकी ओशो को खुद को सुनना पड़ेगा, जिनको भी परिचय लेना है उनके संबंध में। सुनील जाट, आध्यात्मिक ज्ञान है जिसके मापने के आज तक कोई मापदंड ही नहीं हो बता सका। हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को ज्ञान मिला और कोई फेक हो सकता है या ये आत्मसम्मोहन हो सकता है, सही बात है, या ये एक मानसिक विक्षेपण भी हो सकता है जिसे वह अनुभव के रूप में दावा कर रहा। हाँ, मान लो कोई अनुभव का दावा कर रहा है कि मुझे ज्ञान मिला, तो उसकी मानसिक विकृति भी हो सकती है। ज़्यादातर इस प्रकार के दावेदार हम देखते हैं रोज़। कृपया आपसे ये प्रश्न पूछने के लिए नाराज़ नहीं हो। नहीं, नाराज़ नहीं होंगे सुनील, नाराज़ होने की बात नहीं है बिल्कुल भाई। ऐसा है कि ये प्रश्न बहुत ही सटीक है और सामान्यतया जो ज्ञान का दावा करते हैं वो लगभग वही होते हैं जो मानसिक रूप से विकृत लोग होते हैं, और वो कहते हैं हमें ये अनुभव हो गया, वो हो गया। और इसलिए ओशो के संबंध में भी अगर अपन संदेह रखें तो कोई दिक्कत नहीं, रखना ही चाहिए, हमारा हक है। आत्मसम्मोहन, ये सारी बीमारियां रहती, क्योंकि आदमी आसानी से मन के पार नहीं हो सकता। जब भी वो मन के पार होने की कोशिश करेगा तो मन अलग अलग जाल गूंथेगा, उसको कई अनुभवों के जाल गूंथेगा, सिद्धियाँ मिलेगी, कई बीमारियाँ हैं। ये मन क्यों, मन आदमी के ऊपर एक ठाकुर रह चुका है। हम जो शरीर है ना, ये तो कोई खास बात नहीं है। शरीर चाहे कितना ही बड़ा हाथी के बराबर ताकतवर हो, अगर मन गड़बड़ हो, जैसे मानसिक रोगी हो जाता है, मन गड़बड़ होते ही एकदम से कुछ नहीं कर पाता। तो मन जो है, अगर मन के पार कोई पहुंचता है, जैसे ये जितने भी संत हुए ये मन से पार निकल गए, तो पार निकलने में मन बाधा खड़ी करता है। क्यों? मन इस शरीर पर दावेदार है और वो अपने मन से ढंग से काम करवाता है। और जब कोई व्यक्ति कोई चेतना मन से खुल करके अलग होना चाहती है तो मन उसको जाने नहीं देना चाहता, और वहाँ पर वो कई जाल गूंथता है, सम्मोहन के, वो सारे अनुभवों के, उसको तरह तरह की चमक प्रकाश दिखाई देना, कई हजार तरह की ऐसी ऐसी लगती है सुगंधें महसूस होना, ये होना वो होना, तो वो आदमी देखता है बस मैं तो ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। जैसे कई जाल मन की तरफ से गूंथे जाते हैं। तो ये कई मामले हैं भाई। अपने खुद के चिंतन करना है और खुद को देख करके चलना है, किसी की मानने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी, चाहे वो ओशो हो, चाहे कबीर हो, कुछ चाहे दादू हो, कोई दरिया हो। अपना राम जब कुछ बोलेगा अंदर से तभी कुछ आगे की बात होगी। ये टीकम सियाग सोनित्रा पृथ्वीराज चौहान की जय। आज चौहान की कोई जयंती बता रहे हैं। हाँ, भगवान जी चौधरी, लॉकडाउन में आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी। हाँ, जो चलती रहती है चर्चाएं हैं। लॉकडाउन क्या है, एक तो अब मैं कुछ 2-4 रचनाएं मेरी बात की रहेगी, सही देखूंगा, और फिर कई विषयों पर और बातें करनी है अपन को। जैसे अपने घर के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए हम लोगों को, हम क्या कर रहे हैं अब तक, ऐसे कई और चैप्टर लेने हैं। और साथ साथ में मैं इधर मेरे शिक्षण का काम भी कर रहा हूँ, जिसका भी मैंने आपको बता रखा है कि मैंने एक YouTube चैनल शुरू किया है अभी नया ही। उस पर उसके ये वीडियो भी उस पर डालता हूँ सारे के सारे। क्या है, सच्चाई पर आधारित था ओशो, एक शब्द में वर्ड के गुरु। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने ओशो के बारे में हमें इतनी बातें सुनाई। हाँ, ओशो के बारे में ये जो 5वां एपिसोड है ना, आज 5वां, आज तो कोई खास बात ही नहीं हुई, 4 एपिसोड है पीछे के।
ये सारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, कुछ उस पर लाइक कमेंट भी करें ताकि वो प्रसारण भी हो। बाबा जी महादेव जी के पिताजी का नाम क्या था, अब मुझे वो महादेव जी के पिताजी का मैं क्या जानूँ नाम जी। हाँ, कमल नामा कहते हैं। उसको नानी से खुला, वो सारे सवाल खुले होते थे उनके। नानी भी अद्भुत थी उनकी। ओशो पूर्व जन्म में भी कोई संत थे। ओशो ने कहा कि पूर्व जन्म में मेरी कोई साधना बाकी रह गई थी, और कहते हैं कि 3 दिन की साधना बाकी रह गई थी उस जन्म में। उस जन्म में भी ओशो के साथ यही हुआ। ओशो की मृत्यु कोई अलग कारणों से हुई थी, ऐसी कुछ बताई गई ये बातें। पूर्व जन्म की साधना थी, तभी तो ये समस्या, ये बीज बोए हुए होते हैं, आगे आगे काम आते रहते हैं। आज हम जो कर रहे हैं वो भी एक बीज का काम करेंगे और कभी इसकी फसल तैयार होगी। तो ठीक है, मेरी ओर से मैं एक बार और निवेदन कर देता हूँ कि ओशो को अगर आप प्रेम करते हैं, ओशो को आपने कुछ समझा है, सुना है, तो उनके ऑडियो सुनने चाहिए, वीडियो देखने चाहिए, उनको सुनना चाहिए, और उसके बाद अगर लगे तो ध्यान के प्रयोग करने चाहिए। नहीं महसूस हो, अंदर से आवाज़ नहीं आए कि नहीं करना है तो नहीं करना है, कहना किसी का नहीं मानना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किताबें पढ़ने के बजाय उनको सुने खुद को। मेरी बातें सुन ली, किसी और की बातें सुन ली, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उनको खुद को ही सुने। मैं बातें कहूँगा वो भी उनकी बातें नहीं है, मेरा अपना प्रभाव उन बातों में आएगा, और इसलिए सच्चाई कहीं और कहीं रह जाएगी। भाई जगदीश जी बेनीवाल कहते हैं किस नाम से है यूट्यूब चैनल, यही नाम है जो मेरी आईडी का नाम है। और आज ही मैंने उस यूट्यूब चैनल के कुछ लिंक साझा किए हैं। जैसे कल चर्चा की था बीरबल आदो ज्ञानी मारवाड़ी रचना, उसका लिंक भी आज साझा किया। तो आज मेरी ये फेसबुक आईडी में आज मेरी पहले वाली पोस्ट तो जो टाइमलाइन तो देखना आती होगी आपको, फेसबुक की मेरी टाइमलाइन आज की देखोगे तो उसमें मेरा लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाके सब्सक्राइब और आप लाइक कमेंट करोगे तो आप उस फिर वो वीडियो आपके सामने आने लग जाएंगे बार बार। इस जन्म में भी ओशो की मौत भी रेशी, हाँ कमल जी नामा ऐसा है कि ओशो की मौत रेशी है कि कहा यह जा रहा है कि ओशो की मौत थैलियम नामक जहर से हुई, और अमेरिका की सरकार ने चढ़ाया था उनके ऊपर थैलियम जहर, धीमा जहर है, जिससे कि कुछ वर्षों बाद उनकी मौत हो जाए, इस लिहाज से उन्होंने ऐसा किया था, और ये कारण बताया जा रहा है। ओशो की मौत का कारण तत्काल मौत उन्होंने दी नहीं ओशो को, और वो चाहते थे कि मौत का जिम्मा हमारे ऊपर नहीं आए, और इस प्रकार धीमा जहर चढ़ा करके ओशो की एक तरह से इसे हत्या ही कहा जाए। ठीक है, तो पर्याप्त है, बातचीत हो गई, आज इतनी ही बात करेंगे। कल अगर देखूंगा मैं कोई चैप्टर सोचता हूँ, क्योंकि अब चल तो ठीक रहा है, ये तो देख लिया, वापस चलने लगे। अब बीच में व्यवधान ज़्यादा थे फेसबुक पे, तो मैंने भी इससे किनारा कर लिया, और वो बच्चों के लिए कंटेंट तैयार कर रहा था। अभी 2 एक कंटेंट तैयार हुए हैं, ये कंटेंट तैयार करने में 2-3 दिन का समय लग जाता मुझे। उसको तैयार करता हूँ, जैसे जितनी टेक्निक में जानता हूँ उस तरीके से कर रहा हूँ, कुछ नया भी सीख रहा हूँ इसके साथ साथ। ठीक है, फिर थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।